नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में अपराध के राजनीतिकरण को लेकर है। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने नकली नोटों की अंतर्राष्ट्रीय गैंग के पर्दाफाश का दावा किया है। पुलिस ने 5,62,000 के नकली नोटों और स्कैनर, प्रिंटर, तमंचे, कारतूस, मोबाइल, लैपटॉप समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि नकली नोटों का इस्तेमाल करके ये गैंग जमीनों की अवैध खरीद बिक्री से लेकर कब्जा तक कर लेता था। पुलिस के आरोप और जांच अभी भी जारी है, लेकिन इसी बीच खुलासा हुआ है कि पकड़े गए 10 मुस्लिम आरोपियों में से 2 समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसे लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर प्रदेश में हर तरह के गुनाहों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही नाम क्यों आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद योगी सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले में दर्ज कर रही है ताकि अखिलेश यादव को बदनाम किया जा सके। दरअसल आम चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी एक ओर संविधान और जाति का सवाल उठा रही है, तो सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर अपराध और कुशासन के आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों आरोप प्रत्यारोपों का दौर तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगा दिया। लेकिन इन सियासी हथकंडों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में जानबूझकर अपराध और अपराधी से समाजवादी पार्टी का नाम जोड़ा जा रहा है। क्या पुलिस सिर्फ विपक्षी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और क्या विपक्षी दलों की ओर से संविधान और जाति वाले हमले का बदला अपराधियों के राजनीतिक कनेक्शन वाले खुलासों से लिया जा रहा है। पक्ष विपक्ष के ऐसे तमाम सवालों और आरोपों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। चार व्हील चेयर, चारों पर आरोपी, पीछे पुलिस के साथ अपने पैरों पर चलते 6 और आरोपी। पुलिस थानों में आरोपियों की परेड नई बात नहीं है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे बड़ी कहानी सुनने से पहले थाने के अंदर चलिए। कुशीनगर थाने में एसपी के टेबल के आगे ये प्रदर्शनी नहीं, देश विरोधी जुर्म के जिंदा सबूत हैं। टेबल पर पड़े इन 19 डब्बों में बंद है नकली नोट। कीमत है 5,62,000। गुलाबी ढक्कन वाले इन डब्बों में बंद हैं 4 सुतली बम। इन 2 डिब्बे में है 3,000 रुपए की नेपाली करेंसी। इन 10 डिब्बों में आरोपियों के पास से बरामद 10 मोबाइल फोन। इन 9 डिब्बे में है 1,10,000 के असली भारतीय नोट। इन डिब्बों में बंद हैं गुनाह में इस्तेमाल होने वाले 10 देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 12 खोखे। और इन थैलों में बंद है वो स्कैनर, प्रिंटर, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, आधार कार्ड और न जाने क्या क्या। पुलिस को ये कहां और कैसे मिले, कुशीनगर के एसपी से सुनिए। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही। ये सभी आरोपी कहां और कैसे पकड़े गए हैं, इसकी तफसील से कहानी तो पुलिस ने नहीं बताई, लेकिन जब मीडिया के हाथ पुलिस की प्रेस नोट आई तो उसमें एक नाम ने सियासी बहस सुलगा दी। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाम था रफी खान उर्फ बबलू का। रफी खान मामूली आदमी नहीं था, वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव था। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक के साथ उसकी तस्वीरें थी। लेकिन पुलिस की माने तो रफी खान उर्फ बबलू की कानूनी पहचान कुछ और मिली है। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं, और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो जमीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीजें करते हैं। और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। पुलिस खुश हो सकती है
कि देश में नकली नोट छापकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले, अवैध हथियारों के साथ गुंडागर्दी करने वाले, अवैध कमाई का इस्तेमाल जमीन हड़पने में करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन बड़े सवाल सियासी हैं, क्योंकि जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से 2 चेहरे ऐसे हैं जिनके रिश्ते सीधे अखिलेश यादव से रहे हैं। इनमें एक रफी खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है और दूसरा नौशाद समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कि जहां भी कोई बड़ा अपराध होता है, भले वो राष्ट्र विरोधी हो, चाहे नकली नोट बनाने का हो, डकैती डालने का हो, बलात्कार की घटना करने का हो, मकानों पर अवैध कब्जे करने का हो, या बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, इन्हीं के जनप्रतिनिधि या अखिलेश जी के शागिर्द ही उसमें अभियुक्त निकलते हैं। किसी भी तरीके से फंसाना है, फर्जी मुकदमे बनाने हैं और समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है। तो आप, जनता ने हरा दिया आपको, बदला ले रहे हैं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से केवल छवि खराब करने के लिए। नकली नोटों के धंधे का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता है। ऐसे आरोपों से पार्टी सिरे से इनकार करती है, इसे साजिश भी बताती है। लेकिन बीजेपी अपराधों और मुकदमों की फेहरिस्त गिनाने लगती है। कुशीनगर नकली नोट कांड में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता रफी और नौशाद, अयोध्या में गैंगरेप केस में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान, कन्नौज में बच्चे से रेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव, अयोध्या में युवक को अगवा कर मारपीट केस में आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के बेटे, आगरा में पति पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी नेता जूही प्रकाश। बीजेपी ऐसी पूरी लिस्ट गिनाती है जो गुनाह या तो 2024 के चुनाव नतीजों के बाद हुए हैं या बीजेपी की नजर में आए हैं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। घबराहट में, डर के मारे अनाप शनाप आरोप भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में गुंडों, माफियाओं सबको प्रश्रय दिया। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर थे, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर था। लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए। कुशीनगर के नकली नोट फैक्ट्री कांड में पकड़े गए आरोपियों का पूरा सच कानूनी तफ्तीश और अदालती फैसले के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से यूपी में हर मुद्दे को चुनावी अखाड़े में घसीटा जा रहा है, उसमें जाति से लेकर पार्टी तक और एनकाउंटर से लेकर गिरफ्तारी तक सियासी सवाल उठ रहे हैं। संतोष शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। आरोप प्रत्यारोप के लंबे दौर के बीच सच्चाई क्या है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम मिश्रा जी, आप प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही अरविंद कुमार जैन जी, आप फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सपा की बढ़ती हुई ताकत बीजेपी की आंखों की किरकिरी बन गई है। पीडीए का बढ़ता हुआ प्रभाव ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो उसका कनेक्शन तुरंत तत्काल समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। अजय आलोक जी, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए चित्रा जी, एक शेर है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो अपराध, अपराधी और आपराधिक चरित्र ये समाजवादी पार्टी के नस नस में, उनके बस में नहीं है, उनकी गलती नहीं है। हर नेता जो पकड़ाता है वो समाजवादी पार्टी का निकल जाता है, तो ये क्या करें बेचारे।
सारी पार्टी में फौजी इसी तरह की भरी हुई है। ये आज से तो नहीं हो रहा है भाई। मुख्तार अंसारी के जमाना से देखिए, अतीक अहमद के जमाने से देखिए, जब से समाजवादी पार्टी बनी, और ये आज जो हुआ है नकली नोट पकड़ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है भाई साहब। लोग तो आतंकवादियों को भी छोड़ देते थे। लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, छोड़ दिया था आतंकवादियों को, तो कोर्ट ने फटकार लगाई तो वापस अरेस्ट हुए। सिमी पे बैन हटा दिया था। तो ये तो इनके चरित्र में है, इनके नैतिक चरित्र में अपराध है। ये उसके बिना जी ही नहीं सकते। बिहार और यूपी के ये दो ऐसे धब्बे हैं, आरजेडी बिहार में या समाजवादी पार्टी यूपी में, कि जातीय उन्माद फैलाकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर एक जिसको हम कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति या जातीय राजनीति, उसी के कारण इनका आधार बचा हुआ है। नहीं तो अपराध से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सब तो चलते रहता है। ये ऐसे कहते हैं अपराध के बारे में, ये तो चलते रहता है, तो होते रहता है, कोई बात नहीं। सवाल ये उठता है कि आज जो नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ाई है, कुछ दिन पहले मदरसा में पकड़ाई थी, आज एक समाजवादी पार्टी के नेता के यहां पकड़ाई, और संजोग से वो समाजवादी नेता भी अल्पसंख्यक समाज का है। तो ऐसे समाज, ऐसे लोगों की पहरेदारी करने के लिए पीडीए बनाया गया है क्या? अखिलेश यादव का कितना हिस्सा था जरा पूछें? इस नोटों की कमाई से जो भारत की अर्थव्यवस्था तोड़ने की जो साजिश हो रही है, पहले मदरसों से और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से, इसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का कितना हिस्सा है? इसकी तो जांच एनआईए भी लेगा, निश्चित तौर पर एनआईए लेगा, और ये कड़ियां खुल के आएंगी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अपराध, अपराधी का चरित्र, जैसे मैं बता चुका हूं, वो समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है, उसको कभी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। नहीं, इस तरह का एक माहौल बन रहा है कि क्या जबरदस्ती जोड़ दिया जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं से? अजय आलोक जी, सवाल बड़ा ये है, ये मतलब अगर 10 मुसलमान पकड़े जाते हैं तो उनमें से 2 का नाम लेकर आओ, अब ढूंढो कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, समाजवादी पार्टी से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी ये आरोप आप लोगों पर लगा रही है कि जबरदस्ती बीजेपी ढूंढती है अपराधियों में, कि समाजवादी पार्टी से कैसे कनेक्शन निकाल लिया जाए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोहिया सेना बनाई थी, संस्थापक भारतीय जनता पार्टी थी लोहिया सेना की। अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। उसके बगल में फोटो भी खिंचवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भेजा था। अरे ये थोथले खोखले राजनीतिक आरोप हम पे नहीं चिपकेंगे। आपका चरित्र ऐसा है, ये जनता के सामने आ रहा है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक किसी से पूछ लीजिए कि अपराधी का मतलब क्या होता है, तो सीधा कहेगा समाजवादी पार्टी। और ये जो आंशिक सफलता लोकसभा में मिल गई ना, एक भ्रम फैला के, जो मैंने कहा जातीय और तुष्टीकरण का विचार फैला के, उससे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। सरकार में हमारा काम है आपराधिक तत्वों पे नकेल डालना, और वो योगी जी कर रहे हैं, और योगी जी की सरकार करती रहेगी। और किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो, अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, नहीं छोड़े जाएंगे। अलग बात है 100 में से 90 अपराध समाजवादी पार्टी के यहाँ ही मिलते हैं। राजकुमार भाटी जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती क्या ढूंढना, अगर किसी का बैकग्राउंड है और उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है तो उससे क्या दिक्कत है। और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहां जहां से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, वो कन्नौज का, अयोध्या का, अब कुशीनगर का उदाहरण दे रहे हैं कि कोई ना कोई रिश्ता समाजवादी पार्टी से निकल आता है अपराधियों का। राजकुमार भाटी जी। नहीं, अजय आलोक जी ने जो बोला वो यही उम्मीद उनसे की जा सकती थी। इनसे इनका चिंता अपराध नहीं है, इनकी चिंता समाजवादी पार्टी है। और खास तौर से 2024 के रिजल्ट के बाद इन्हें बहुत बड़ी चिंता सता रही है समाजवादी पार्टी की। हर घटना को समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं। इन्होंने कहा ये तो छोटी मोटी घटना, नकली नोट छापना। मैं नहीं मानता कि नकली नोट छापना छोटी मोटी घटना, ये बहुत गंभीर अपराध है। एक तरह से देश के अर्थव्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है, देश को बर्बाद करने जैसा बहुत गंभीर अपराध है। और अगर इसमें किसी भी व्यक्ति का जो इसमें आरोपित हैं, जो इसमें अपराधी सिद्ध होंगे, समाजवादी पार्टी से संबंध निकलता है, तो हम इसके लिए देश से माफी भी मांगेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। किसी अपराधी से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलग्न पाया जाता है तो हम उसे बचाने के लिए कतई कोई प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है, जो अजय आलोक अभी कह रहे थे, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इसका कितना हिस्सा जाता था। अभी 2 महीने पहले नैनीताल बैंक में 70 करोड़ के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का दादरी नगर का अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर्ष बंसल गिरफ्तार हुआ, जिसकी अभी 1 हफ्ता पहले जमानत भी हो गई है। पुलिस ने उसकी मदद की। तो क्या अजय आलोक जी मुझे बताएंगे कि इसमें योगी आदित्यनाथ को कितना हिस्सा जाता था? इसमें योगी आदित्यनाथ की कितनी हिस्सेदारी थी, कितना कमीशन था? अगर आपके नेता कमीशन ले रहे थे तब आपको सवाल पूछते। कल की ही घटना है नोएडा में। कल नोएडा में शराब पीकर बीजेपी के नेता ने गोली चलाई है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी गाड़ी सीज की है।
तो क्या हम ये कहें कि बीजेपी अपराध करा रही है? ये जो दूसरी बात इन्होंने कहा कि सारे अपराधी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं, तथ्य कुछ और बताते हैं। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, बहुत ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, दोबारा आपको कनेक्ट किया जाए ताकि आपका बिल्कुल साफ साफ ऑडियो हम सुन पाए। अजय आलोक जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिए बीजेपी का भी एक नेता पकड़ा जाता है, उसको तत्काल पुलिस वाले छोड़ देते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लग जाती है नेताओं को छुड़ाने में। और वो नोएडा का भी उदाहरण दे रहे हैं कि अपने नेताओं को बचाने के लिए तो पूरी फौज लगा दी जाती है, और समाजवादी पार्टी का अगर कोई आ जाता है पकड़ में तो फिर उसको इस तरह से प्रचारित किया जाता है। अजय आलोक जी, आप तब तक कनेक्ट कीजिए राजकुमार भाटी जी। राजकुमार जी, भाटी साहब थोड़ा डिसोरिएंटेड हो गए हैं। इन्होंने कहा नैनीताल बैंक पे फ्रॉड हुआ 70 करोड़ का, तो वो कमीशन योगी जी को देगा। अरे पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते, कम से कम आरोप भी तो ठीक से लगाइए। दूसरा, इन्होंने हमारी वैलिडिटी कर दी, उसके लिए धन्यवाद। कि कल शराब पी के 3 बीजेपी नेताओं ने नोएडा में कुछ किया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गलत क्या किया? बीजेपी का नेता होने का मतलब शराब पी के आप रोड पर नौटंकी करेंगे, पुलिस आपको छोड़ देगी? ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होता। मैंने पहले ही बोला 90% ने अपराधी आपके पार्टी से, 10% का मैंने नाम नहीं लिया, वो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। मेरे पे आरोप लगाने से भाटी साहब आपके आरोप हटते नहीं है। ये आप पे आरोप नहीं लग रहे, ये आपके पार्टी के चरित्र पे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे आपराधिक तत्वों का आप संरक्षण देते हैं। नेपाल बॉर्डर पे, गोरखपुर बॉर्डर पे, कुशीनगर में आप नकली नोट का धंधा कर रहे हैं, नेपाली करेंसी पकड़ी जा रही है, नकली नोट पकड़ा जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौन है। अभी तक उसे पार्टी से बर्खास्त तक नहीं किया। वो लोहिया वाहिनी का और राष्ट्रीय सचिव है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी से क्या मतलब है? आप माफी मांगेंगे? अखिलेश को माफी मांगना चाहिए। नहीं मांग रहे हैं, इसलिए मैंने बोला हिस्सेदारी है क्या? ये जो रैकेट चल रहा है उसमें काफी पैसे बनते होंगे, तो हिस्सेदारी होगी। सत्ता में तो है नहीं, पैसे कहीं ना कहीं से चाहिए, तो नकली नोट ही चला लो। थोड़ा उगाही करने में पुलिस परेशानी कर देती है आजकल, रंगदारी मांगने नहीं पुलिस देती है। सब बड़ी दिक्कत हो गई उत्तर प्रदेश में इन लोग के साथ। पुलिस आजकल स्ट्रिक्ट है, तो ये दाएं बाएं 2 नंबर के धंधे बंद हो दिए गए, न जाने कितने इस्तेमाल में भी लिए जा चुकेंगे। अब आपकी सरकार से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। अजय आलोक जी, मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले बाकी मेहमानों की जल्दी जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अरविंद कुमार जैन जी, सीधे आपके पास आते हुए, जब तक भाटी साहब हमारे साथ जुड़ते हैं, और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। अरविंद कुमार जैन जी, क्या इस समय मौजूदा वक्त में अपराधियों का राजनीतिकरण देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, या योगी सरकार जो कर रही है आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, या चुन चुनकर कुछ स्पेसिफिक नाम ऐसे हैं जिसको समाजवादी पार्टी से जोड़कर वाहवाही लूटने की भी कोशिश की जा रही है? क्या समझ में आ रहा है जैन साहब? देखिए, मैं तो बतौर एक्स डीजीपी इतना कह सकता हूं कि पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है। जो भी अपराध यहाँ घटित हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल देखे। मैं तो 36 साल पुलिस में रहा, हमेशा से ये अपोजिशन अटैक करता रहा है रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी को अटैक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, एसटीएफ पे अटैक किया जाए। तो मेरा तो अब भी मानना है कि इन सब चीजों पर बहुत विशेष प्रभाव पुलिस के ऊपर नहीं पड़ता है, और पुलिस अपना कार्य कर रही है और करती रहेगी। सख्ती से कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, जो पिछले 1.5 साल में करीब 50,000 के करीब अपराधियों का कन्विक्शन हुआ है। तो कन्विक्शन की तरफ जोर दिया जा रहा है। इसमें हो सकता है कोई बीजेपी के नेता हो, इसमें हो सकता है कोई और भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी हो। कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुशीनगर में कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूँ बड़ी सराहनीय कार्रवाई है। इतने वेपन्स का मिलना, इतने सिम कार्ड का मिलना, इतनी फेक करेंसी का मिलना, ये एक बहुत जघन्य अपराध है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है कि आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। और 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इतने वेपन्स मिले हैं। जो कहा जा रहा है वो ये कि जमीनों पे कब्जा करने का गैंग था, शिकायतें आ रही थी, और इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद, बहुत सॉलिड इंटेलिजेंस कलेक्शन के बाद एक्शन हुआ है। तो मुझे इसमें कोई नहीं लगता कि कहीं पे इसमें कोई बनावटी है या किसी को फ्रेम किया गया है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा मानना है कि किसी क्रिमिनल को अपने यहाँ ये जानकर एडमिट नहीं करती कि हम एक क्रिमिनल को एडमिट कर रहे हैं।
क्रिमिनल अगर कोई निकलता है, मैं समझता हूँ फर्ज बनता है पॉलिटिकल पार्टी का कि ऐसे लोगों को निष्कासित करें जिससे कि जनता में एक गलत संदेश ना जाए। पर मेरा तो सिर्फ इतना मानना है, और जो कार्रवाई हुई है कुशीनगर पुलिस की, इसको मैं बड़ा सराहनीय मानता हूँ। गैंगस्टर एक्ट में भी ये दंडनीय अपराध है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी ये दंडनीय अपराध है, और कड़ी कार्रवाई ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध होनी चाहिए। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। कुछ और सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय वर्मा जी और अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अजय वर्मा जी, इसमें तो आपको योगी सरकार की पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए कि देखिए उन लोगों ने नकली गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो देश के विरुद्ध एक तरीके से ये काम किया जा रहा था। तो इसके बजाय आप लोग उल्टा सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि वो अब अपराधी पकड़े जाएंगे, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन अगर सामने आएगा, वो देश के सामने आ गया तो क्या दिक्कत है? जो सच है वो सच है, उससे कैसे इनकार करेंगे आप लोग? वर्मा साहब। चित्रा जी, पिछले कुछ समय से आप देख रही हैं, मैं एक शेर से शुरुआत करना चाह रहा हूं कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। देखिए, अपराध और अपराधी वो देश के नहीं होते, वो प्रदेश के नहीं होते, उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही जो भी सरकार हो करे, और वो कम है, उससे ज्यादा कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन जब सिलेक्टिव अप्रोच होती है और अपराध देखिए, अभी अजय आनंद जी से और क्या उम्मीद थी, ये कह रहे थे कि नोट वाला तो कोई अपराध ही नहीं है, छोटा मोटा अपराध है। सही बात है, सही कह रहे हैं, ज्ञानी प्रवक्ता है, पढ़े लिखे आदमी है, योग्य प्रवक्ता है। क्योंकि इनके यहाँ क्या है अपराध की श्रेणी, इनके यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और केरला से लेकर कर्नाटक तक बलात्कार में भाजपा के नेता सामने आते हैं, चाहे काशी का मामला हो, कुणाल पटेल, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, चाहे ब्रजभूषण का मामला हो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का कर्नाटक का मामला हो, या सरदार जी का मामला हो जो हरियाणा के खेल मंत्री थे, या मध्य प्रदेश का मामला हो बेटी से रेप करा गया, या राजस्थान का मामला हो बेटी से रेप करा गया। तो इनके लिए अपराध कोई अपराधी नहीं दिखता। इनकी सिलेक्टिव अप्रोच ये है कि अगर अपोजिशन के लोग अपराध करते हैं तो उसको किस तरह से पॉलिटिकल विंडेटा बनाकर उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है कि अपराधों पर भी राजनीति करते हैं। मैं कह रहा हूं कि योगी जी ने कोई भी नोट छाप रहा है और कोई अपराध कर रहा है तो सबके लिए एक कानून हो, एक समान हो। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जो बटेंगे वो कटेंगे जैसी भाषा मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। अपराधी है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अदर्स पार्टी का हो, उसके खिलाफ। लेकिन मैंने देखा है कि भाजपा के किसी अपराधी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, बस खाना पूर्ति कर दी जाती है। वो एनकाउंटर जो अभी हुआ है, जिसके 34 से ज्यादा वो सिंह है, वो लड़का जो मेन अक्यूज्ड है उस डकैती का, सुल्तानपुर की का, उसका एनकाउंटर नहीं हो रहा आज तक भी। उसके 34 अपराध हैं, ये 2 लोग जो मारे गए इन पे 34 अपराध नहीं है, माना छोटे अपराधी हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा था कि देश की सरकार को, देश में सरकार बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार, और उत्तर प्रदेश में तो 6 इंजन की सरकार। 6 इंजन मतलब कोऑपरेटिव बैंक में इनकी सरकार, जिला पंचायत में इनकी सरकार, नगर निगम में इनकी सरकार, विधान परिषद में इनकी सरकार, लोकसभा में इनकी सरकार और राज्यसभा में इनकी सरकार। ठीक है, 6 गए, और 3 एंगल इनके सहयोगी, सरकार के सहयोगी हैं, ईडी, सीबीआई, आरआईटी, ये इनके सहयोगी हैं। तो 9 एंगल की सरकार होने के बाद भी जब अपराध भाजपा के लोग करते हैं तो वो अपराधी नहीं है, और जब अपराध कोई और पार्टी के लोग करते हैं तो मैं अजय आलोक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि वो अपराधी कैसे हो जाते हैं। अजय आलोक जी इसका जवाब देंगे, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कि बाबा ने कहा था। हाँ, अजय आलोक जी उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए। लंबी फहरिस्त गिना दी उन्होंने। ठीक है अजय वर्मा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए, बोलिए 10 सेकंड। केवल मुझे संबल में, अजय जी सुन लीजिए, संबल में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ। संबल में, अजय जी सुन लीजिए, संबल में अभी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। मैं परसों आपके चैनल पे ही बैठा था और उसी वक्त टीवी पर मैंने मैसेज आया और मैंने कहा कि उस बेटी को भी हत्या कर दी उन बलात्कारियों ने। घर से निकली थी अपनी मम्मी और भाई के साथ और उसको भी वहीं मार दिया। तो यह है बाबा का न्याय, यह है बाबा का बुलडोजर, यह है बाबा की पुलिस। धन्यवाद। शर्मनाक। अजय आलोक जी बोलिए। मुझे लगा कि आज थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश कर लेते, अपराध, आपराधिक चरित्र क्या होता है। आज ही इनके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने क्वैश कर दिया कि नहीं मुकदमा चलेगा। अब बड़े तोप बन के कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। ये है कांग्रेस का चरित्र। भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा खारिज हो गया, मुकदमा नहीं चलेगा, इन पे आपराधिक मुकदमा चलेगा, इस्तीफा नहीं देंगे। ये और ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी, ये ऐसा क्यों होता है कि भाई रेपिस्ट और किलर्स के साथ आप क्यों खड़े? आप चाहे महाराष्ट्र का मामला लीजिए, महाराष्ट्र में पहले यही लोग चिल्ला रहे थे कि अपराधी को तुरंत फांसी लगा दो, तुरंत फांसी लगा दो, तुरंत फांसी लगा दो।
अपराधी को कल पुलिस ने जब एनकाउंटर कर दिया, उसने पुलिस की गोली छीन के पुलिस को ही मारा। कांग्रेस के नेता चिल्लाने लगे महाराष्ट्र में पुलिस ने जानबूझ के साजिश में मार दिया उसे। क्या है आपका चरित्र? रेपिस्ट के साथ आप क्यों खड़े होते हैं? चाहे वो अयोध्या की रेप की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, आप क्यों खड़े होते हैं रेपिस्ट के साथ? क्यों आपको रेपिस्ट को आप इतनी सिंपैथी लगती है समाजवादी पार्टी को? मैं तो पूछ रहा हूं ना, डीएनए टेस्ट कब नहीं करवाएंगे? अखिलेश यादव ने कहा था ना डीएनए टेस्ट करवाओ, नवाब सिंह यादव का। कहां गया डीएनए टेस्ट? आज तक आपने इस देश के किसी नेता को सुना है कि जो रेप के अक्यूज में पकड़ा जाए नहीं उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए? ये बचाने की कोशिश नहीं है तो क्या? जब मैं कहता हूं कि आपके चरित्र में है, ये आपके खून में है, आपके रगों में है, आप नहीं बदल सकते हैं। और आप यहां ज्ञान दे रहे हैं मुझे? सिद्धारमैया को ज्ञान दीजिए, इस्तीफा दें पहले, माफी मांगिए पहले। यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता भी हो, हम नहीं बख्शते। नामक वॉशिंग मशीन बोलिए ना, इस्तीफा दें। सिद्धारमैया को भाजपा में भेजने लगे। सिद्धारमैया अपनी गलती नहीं मानेंगे, राहुल गांधी उनसे इस्तीफा नहीं लेंगे तो वो वॉशिंग मशीन में आके साफ हो जाएंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे। ऑपरेशन लोटस। नकली नोट पे बोलेंगे नहीं कुछ, नकली नोट पे समाजवादी पार्टी का नेता पकड़े जा रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे राहुल गांधी। ऑपरेशन लोटस। लेकिन अमेरिका में जाके ज्ञान देंगे, ये अमेरिका में जाके ज्ञान देंगे कि भारत में नहीं चल रहा है तो कुछ ठीक है। अपने अपनी पाली में ठीक है। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मुझे जाना पड़ेगा, फिर अनुपम जी की भी बात अभी बाकी रह गई है। राजकुमार भाटी जी, ये बात तो सच है ना, वो जो अपराधी जब भी कोई पकड़ा जाता है तो अगर हम कहेंगे नहीं इसका डीएनए टेस्ट करवाओ या उस पर आरोप लगा दिए जाएंगे, सीधे सीधे अपराधी को अपराधी की नजर से क्यों नहीं देखा जाता? अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले अपराधियों को समाजवादी पार्टी की नजर से देख रहे हैं, तो आप लोग भी तो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं ना, जो आरोप अजय आलोक जी की ओर से लगाया जा रहा है। अगर अपराधीकरण मुक्त प्रदेश बनाना है, अपराधियों से मुक्त करना है, तो उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का चरित्र एक जैसा होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि कौन किससे आगे निकलना चाहता है, आरोपों के मामले में होड़ सी मच जाती है दोनों पार्टियों के भीतर। नहीं, ये अजय आलोक वैसे पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इनकी बातें पढ़े लिखे लोगों जैसी नहीं होती हैं। ये उलझुल बातें करते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं और असभ्य भाषा बोलते हैं। इन्होंने अभी कहा कि अयोध्या मामले में डीएनए की मांग की थी। डीएनए जांच तो हुई है, डीएनए जांच तो एक जांच का प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, हुई है उस केस में डीएनए जांच। तो क्या गलत का मांग कर दी थी? कोई गैर कानूनी मांग की थी? दूसरे इन्होंने अभी कहा कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री पर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कोई मुकदमा है, उसकी परमिशन नहीं मिली। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर 12 मुकदमे थे और गंभीर गंभीर अपराधों में थे। मुख्यमंत्री ने तो अपने मुकदमे ही वापस ले लिए। इस पर क्या बोलेंगे आप? और जब पहले बोल रहे थे, मैं थोड़ा आवाज डिस्टर्ब थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं नाम लेके बता रहा हूं, दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष हर्ष बंसल 70 करोड़ के नैनीताल बैंक के घोटाले में आरोपी है, जेल से अभी जमानत होकर आई है और उसे जमानत भी इसलिए मिल गई है कि पुलिस ने उसके खिलाफ जांच में ढिलाई बरती। ये मीडिया में खबर है। तो क्या इसका कमीशन योगी जी को जाता था? दूसरे, मैंने कल की घटना बताई, नोएडा में बीजेपी के, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष है, उसने शराब पी के गोली चलाई है। तो क्या बीजेपी सारी बीजेपी गोलीबाज है, अपराधी है? ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो तथ्यात्मक आंकड़े हैं, अभी एडीआर की रिपोर्ट है, चुने हुए प्रतिनिधियों में रेपिस्ट और हत्यारे सबसे ज्यादा बीजेपी में। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट है, उठा के पढ़ लें आप। सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी, सबसे ज्यादा हत्या के आरोपी, लूट के आरोपी जो चुन के आए हैं सांसद और विधायक, वो पहले नंबर पर बीजेपी है उस मामले में। तो इनके तमाम जो पाप हैं वो लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। जनता इनकी असलियत समझ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में रफी अंसारी को पार्टी से निकाल दी रह गई। और जब से 2024 का रिजल्ट आया है, निश्चित तौर पर अगर ये जांच में पाया जाएगा कि वो इस गिरोह में शामिल है और वो अपराधी है, समाजवादी पार्टी उसे अब जांच में क्या पाया जाएगा? नकली नोट के साथ पकड़ा गया हो यार, चिल्ला क्यों रहे? मैं तो नकली नोट के साथ पकड़ा गया, उसी की गाड़ी क्यों रहे हो यार? नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ गर्मा, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो, कुछ उसकी गर्मा रखो। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन डॉक्टर शब्द की तो इज्जत रखो। इस तरह क्यों चिल्लाते हो अनपढ़ लोगों की तरह? मैं शुरू में कहा, और ऐसा आप नहीं कह सकते कभी भी। अगर समाजवादी पार्टी का अरे बौखला आप रहे हैं, आप बौखला आप रहे हैं, बीच में आप चिल्ला रहे हैं। मैंने आपकी पूरी बात शांति से सुनी, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला, ना बोलूंगा। मुझसे चित्रा जी ने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा था
अपराधी अगर है तो सख्त से सख्त सजा मिले। समाजवादी पार्टी जांच करके पार्टी से भी निकालेगी और ऐसे अपराधी की कोई मदद नहीं करेगी। हम इसे गंभीर अपराध मानते हैं, देश के खिलाफ अपराध है। लेकिन आप ही हो जो चिन्मयानंद को बलात्कार के केस में भी वापस लेने की कोशिश करते हो, कोर्ट रोक देता है। जो गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करके उनकी पूजा करते हो, उन्हें संस्कारी बताते हो। जो कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में बीजेपी का झंडा लेकर जुलूस निकालते हो, वो आप ही हो। कुलदीप सेंगर को 1 साल तक बचाते रहते हो। जब जांच सीबीआई को जाती है 24 घंटे में सीबीआई को सबूत मिल जाते हैं। जबकि पुलिस के पास जांच थी तो आपके डीजीपी मुख्यमंत्री आवास के बाहर बाइट देते हैं मीडिया को, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ये आपके डीजीपी के शब्द थे, माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और हाईकोर्ट ने जब जांच सीबीआई को दे दी, 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गया और वो व्यक्ति जेल में है। ये बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है अजय जी, आप जवाब दीजिएगा। अनुपम मिश्रा जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, मैं उनसे एक टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी से। अब ठीक है अनुपम मिश्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्या ये राजनीतिकरण शुरू हो चुका है यूपी पुलिस का, जो आरोप राजकुमार भाटी जी की ओर से लगाए जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, अब मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं या फिर विपक्ष के नेताओं का नाम सामने आता है तो फिर इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है? और अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी माना जा रहा है ये सारी रस्साकशी जो इस वक्त मौजूदा वक्त में चल रही है, अपराधियों को लेकर अपनी अपनी पार्टी से दूर रखना या अपनी अपनी पार्टी से जोड़ देना, ये क्या समझ में आ रहा है अनुपम मिश्रा जी? चित्रा जी, बड़ी हैरत करने वाली बात यह है कि एक इतना संगीन अपराध होता है भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला, और उसमें वो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है एक राजनीतिक दल का। उससे भी ज्यादा अगर आप देखें तो शर्म की बात यह है कि वो लोहिया वाहिनी का पदाधिकारी है, और उसके साथ में जो अपराध में संलिप्त है वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये दर्शाता है कि इस राजनीतिक दल की क्या संस्कृति है और युवा किस तरफ जाएंगे। मैं भाटी जी की बात से वहां तक तो सहमत था जब उन्होंने कहा कि नहीं कार्रवाई होगी। मैं भाटी जी हूं या अन्य राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हूं या राजनीतिक दल हों, सबको एक बात अब बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अपराधियों को अपने राजनीतिक दल में जगह देंगे तो आज नहीं तो कल आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। देश की जनता ये देख रही है। भाटी जी, आपके इस तोहमत लगाने से या इल्जाम लगाने से कि आपकी पार्टी में 4 बलात्कारी हैं या 4 मर्डर करने वाले लोग हैं, इससे आपके 5 बच नहीं जाएंगे। और ना ही वर्मा जी आपके कहने से कि आपके यहाँ पर 10 लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ 5 लोग, आपके यहाँ यदि एक भी ऐसा अपराधी है तो पूरी की पूरी आपकी पार्टी की तरफ उंगली उठती है। मैं तो ये समझता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितनी कुशलता के साथ कार्य कर रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, वो सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आज ये समझना पड़ेगा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की परंपरा के वाहक, चाहे वो रफी हो, चाहे नौशाद हो, चाहे औरंगजेब हो, इनके सब के दिन अब टल चुके हैं। इनके सब के ऊपर किस तरीके से आपकी पार्टी ने इनको अपने राजनीतिक दल में लिया, जब उनके ऊपर एक के ऊपर 11 मुकदमे, 2 के ऊपर 8-8 मुकदमे, तीसरे के ऊपर 4-4 मुकदमे हैं। आप लोग राजनीतिक दल में जब सम्मिलित करते हैं ऐसे अपराधियों को तो आप सोचते नहीं कि क्या होगा, या उस इलायची की महक आपके कार्यालय तक आ रही, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आने वाला समय इतना आसान नहीं है, और इस बात से आप बिल्कुल किसी मुगालते में न रहिए कि आपको इस बार सीट मिल गई है इसलिए आपको जनता ने बहुत स्वीकार कर लिया है। जनता ने आपको एक मौका भले दिया हो, चाहे भूलवश दिया, चाहे जैसे भी दिया, लेकिन जनता को देर नहीं लगेगी आपको पुनः वहीं पहुंचाने जहां से आपने शुरुआत की थी। समय है, चेतिए और अपनी पार्टी में उन लोगों को पहचानिए जो राजनीतिक रूप से अपराधी हैं। अपराधियों के लिए द्वार आज द्वार सभी को बंद करना पड़ेगा। ये हर राजनीतिक दल के लिए एक मैसेज है। कैसे एक इतना बड़ा अपराध करने वाला आदमी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाता है? कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि उसके प्रदेश अध्यक्ष के बगल में वो फोटो खिंचाता है। उसकी पहुंच नहीं यहाँ तक थी, आपकी पार्टी का प्रश्रय नहीं मिला हुआ था उसको, तो वो ऐसे ही वहां तक पहुंच गया। क्यों कहा जाता है? एक बार बहुत अच्छा एक कोट है और समाजवादी पार्टी के बारे में भी कहा जाता है, एसपी इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। भाटी साहब, ये बात आपके बारे में उत्तर प्रदेश के गलियारों में गूंज रही है कि एसपी इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। तो कहीं ना कहीं आपको ये मनन करने का समय है, अभी भी नहीं बहुत बिगड़ा है। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता को हम लोग एक स्वच्छ राजनीति दे पाएंगे। और ये हम पर भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आप पर है। हम भी सचेत हैं, आप भी रहिए और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करिए, किसी को कहने का राजकुमार भाटी जी, ये बात तो सच है ना, दूसरों को कहने का मौका क्यों दे रहे हैं आप?
अगर पुलिस ने पकड़ा है, इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो उसको बाहर करिए निकाल के। आप किस बात का इंतजार किया जाता है राजकुमार भाटी जी? वो लोग खुद माफी मांग रहे हैं, वो माफी मांगने वाली जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए आप। वो खुद ही हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जब पुलिस उनको लेकर जा रही है तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो देख ली, वो तो पुलिस का नाटक है। लेकिन 4-5 घंटे पहले गिरफ्तारी हुई है। तथ्यों का पता तो हम लगाएंगे, जांच तो करेंगे, सबूत तो देखेंगे। अगर ये दोषी हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन जो अनुपम मिश्रा जी ने कहा, मैं उनकी ज्यादातर बातों से सहमत हूं। लेकिन आखिर में जब उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, तो उनकी राजनीतिक आस्था प्रकट हो गई कि वो भी कहीं राजनीतिक आस्था रखते हैं। मैं अनुपम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो गैंगरेप हुआ था, उसके तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, तीनों के फोटो योगी जी के साथ, मोदी जी के साथ और स्मृति ईरानी के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, तो क्या जिन जिन के साथ फोटो थे वो सब दोषी हो गए? क्या उन सबको जेल भेजा जाना चाहिए या वो सब चरित्रहीन है? तो अनुपम मिश्रा जी, आप भी समझते हैं पार्टी के मुख्य कमेटी में कोई पदाधिकारी नहीं है, वो प्रकोष्ठ में पदाधिकारी है। 16 प्रकोष्ठ है हमारी पार्टी के। कोई गलत व्यक्ति अगर आ गए, मैं तो बार बार कह रहा हूं, साफ दिल से कह रहा हूं, मैंने तो ये भी कहा कि हम माफी मांगेंगे देश से। अगर ये सचमुच ये आरोपी है, दोषी है, तो हम माफी मांगेंगे इसके लिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं राजकुमार भाटी जी? पुलिस अगर जानकारी दे रही है, खुद ही वो इतने बड़े बड़े अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इसकी जांच कराएगी? अलग से जांच कैसे कराएंगे भाटी जी? चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, पुलिस का तो योगी जी ने ये हाल कर दिया है। बरेली की घटना आपको पता होगी, एसपी को शिकायत मिली कि थाने में वसूली चल रही है, एसपी जांच के लिए पहुंचे तो एसएचओ दीवार कूद के फरार हो गया। पुलिस की तो ये हालत योगी जी ने कर दी है। अलीगढ़ में एक दरोगा जी ने रिमांड मांगी चोरों के लिए, जज ने रिमांड नहीं दी तो रेलवे ट्रैक पे आके बैठ गया, मैं आत्महत्या करूंगा। पुलिस तो ये पुलिस की मानसिकता ये बना दी है योगी जी ने कि हम ही मालिक हैं, कोर्ट कुछ नहीं है, न्यायालय कुछ नहीं है, वकील कुछ नहीं है, जज कुछ नहीं है, जो कर दे पुलिस सही कर दे। तो ये मानसिकता बना दी है। पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास आज के दौर में नहीं किया जा सकता। अब मैं इस सवाल का जवाब अरविंद कुमार जैन जी से लूंगी कि पुलिस के ऊपर वो कौन से शासनकाल में भरोसा किया जाए? राजनीतिक पार्टियों का जिस तरह का चरित्र अब तक देखने को मिला है, क्योंकि बृजलाल जी की आज ही की बाइट सामने आई है, उनका एक बयान है, हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी थे, उनकी ओर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया। उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जातियों को लेकर जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनकाउंटर पर, किस तरीके के आपको लगता है, क्या ये शुरुआत से ऐसे रहे हैं या आज ये एसटीएफ इस दिशा में मुड़ गई है कि जाति को लेकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी की राजनीति उस जमाने में कभी लोक दल थी तो जनता दल हुई और अब समाजवादी पार्टी, तो इनकी राजनीति ही जातिवाद पर शुरू हुई। 1980 और 90 के दशक में दुर्दांत डकैत था महावीरा, पोथी यादव, छबिराम यादव, अनार सिंह यादव, ये ऐसे बड़े डकैत थे जिसमें छबिराम यादव ने 1981 थाना अलीगंज एटा में इंस्पेक्टर राजपाल सिंह सहित 9 पुलिस वालों की हत्याएं की थी। उस समय आतंक था इन डकैतों का, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे। वो लाए एंटी डकैती एरिया एक्ट, और उस एक्ट में लाए कि जो इनको पालता, जो शरण देता, वो भी इसमें दोषी होगा, और हर जिलों में एंटी डकैती एरिया एक्ट के जज नियुक्त हुए जो अब भी हैं। तो उस समय मुलायम सिंह जी ने जब ये बंद होने लगे, चारों दुर्दांत डाकू जो थे वो यादव थे, पनाह देने वाले भी वही थे, तो ये कहा इन्होंने कि साहब यादवों के पीछे पड़ी है कांग्रेस सरकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इनकी राजनीति वहां से शुरू हुई, और वहां इन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है, जिसके साथ आजकल अखिलेश यादव जी गलबहियां डाले हुए घूम रहे हैं। इनका बयान बहुत लंबा है, उस पर नहीं जाते हुए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है। अरविंद कुमार जैन जी, आपका बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जिसकी भी सरकार रहती है उसी की पुलिस मानी जाती है, सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है। ये आरोप जब बीजेपी विपक्ष में थी तब सपा के ऊपर आरोप लगाती थी, आज समाजवादी पार्टी वही बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ये पुलिस क्या फ्री हैंड काम कर पाती है? हालांकि आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, नकली नोट गैंग का पर्दाफाश किया गया है, पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन जब इसमें राजनीतिक एंगल आ जाता है तो इसको लेकर पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। आज तक पे लाइव हूं, बाद में बात करूंगा। देखिए,
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर सरकार जब पावर में आती है तो बहुत सी प्रायोरिटीज फिक्स की जाती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। यूपी गवर्नमेंट का हर स्टेट में पुलिस की एक इम्पोर्टेंस होती है, एसटीएफ की एक इम्पोर्टेंस होती है, एटीएस की एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कहीं बड़े दंगे ना हो जाएं। आते ही मुख्यमंत्री ये ऐलान कर देते हैं कि मेरे सरकार की ये प्राथमिकताएं होंगी। इन्होंने ऐलान किया कि मेरी प्राथमिकता जीरो टॉलरेंस की होगी। कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, एसटीएफ प्रयासरत है, एटीएस प्रयासरत है। सांप्रदायिक दंगे पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया गया है। अभी एक हमारे साथी ने कहा चैनल पे कि संभल में उसी रेपिस्ट ने उस लड़की को मार दिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, उस लड़की को रेपिस्ट ने नहीं मारा, रेपिस्ट अपने पिता के पास था जो कि ही इज ऑन डेथ बेड। और पूरी छानबीन हुई तो पता चला कि लड़की के चाचा, लड़की की माँ और लड़की के भाई ने मिलकर लड़की की हत्या की थी, क्योंकि लड़की ने एक बार पहले भी उसके साथ, उसी रेपिस्ट के साथ पहले गई थी। इनको ये लगा कि हमारे परिवार की इज्जत बिल्कुल खतरे में है इसकी वजह से, और इस वजह से हत्या की गई है। उसका सही पर्दाफाश हुआ है। रही बात इसकी, जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन हो रहा है। मैं भी एज रिटायर्ड डीजीपी बहुत से पुलिस ऑफिसर से मिलता हूं, वो भी प्रेशर में है। उनका ये कहना है कि क्राइम बिल्कुल भी वो नहीं होता है, और क्राइम के संबंध में तत्काल पूछा जाता है कि भाई ये घटना हुई, क्या कार्रवाई की गई। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। हर पुलिस अधिकारी का फर्ज बनता है कि जो भी क्रिमिनल कार्रवाई करे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जो डकैती पड़े, डकैती का सफल अनावरण हो, डकैतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियां हो, सभी में एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ घटना हुई। घटना तो देखिए होती रहेगी, हर सरकार में घटनाएं हुई हैं। और मेरा एक और मानना है, हर सरकार का ये एक प्रयास भी रहता है कि क्राइम कंट्रोल में रहे। और पर योगी जी का स्पेशल एम्फेसिस है कि क्राइम कंट्रोल हमारा यूएसपी है और हम क्राइम नहीं होने देंगे। क्राइम होगा तत्काल वर्कआउट कीजिए, वरना सख्त कार्रवाई पुलिस अधिकारी के खिलाफ होगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है। सुल्तानपुर की डकैती इसका एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, सफल अनावरण हुआ, बड़ी ठोस कार्रवाई इस सशक्त जो गैंग बन गया था अपराधियों का, उसके खिलाफ की गई है। और लगातार वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी वजह से बार बार योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की ओर से इस मुद्दे को उठाया जाता है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा जाता है। लेकिन यहाँ पर राजनीति की दिशा जिस तरह से चल रही है, ये किस ओर आगे बढ़ेगी, आगे आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कुशीनगर में इस खुलासे के बाद यकीनन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।